ये सोचना बहुत ही अजीब लगता है ना कि मतलब एक तरफ एक ऐसा क्लासरूम है जहां पढ़ाई की फीस एक कप कॉफी से भी कम है, हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उसी क्लास से बाहर निकलने के लिए एक शिक्षक को हथियारों से लैस बाउंसरों की जरूरत पड़ रही है। मतलब जहां किताबों, नोट्स और भविष्य बनाने की बात होनी चाहिए, वहां वहाँ गोलियों की आवाज गूंज रही है। एकदम सही गोलियां चल रही हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं। आज की इस गहन विश्लेषण में हम पटना के उस मशहूर कोचिंग हब की परतों को खोलने वाले हैं जो लाखों छात्रों के सरकारी नौकरी के सपनों का केंद्र है। राइट। लेकिन अब वो एक हिंसक और बहुत ही आक्रामक व्यवसायिक उद्देश्य क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे सस्ते और सुलभ माने जाने वाले शिक्षा के इस मॉडल ने एक अस्तित्व की लड़ाई का रूप ले लिया। और मैं ये कहूंगी कि इस पूरे परिदृश्य को समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि ये एक विवाद है, मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस पूरी व्यवस्था की सच्चाई खोलता है जहां शिक्षा को समाज के हर तबके तक पहुंचाने की जो नेक कोशिश थी ना, वो एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा में बदल गई। हाँ बिल्कुल। ये बदलाव कोई रातों रात तो हुआ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल अर्थशास्त्र काम कर रहा है। जब हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कैसे कमजोर बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों की हताशा और उनकी उम्मीदें एक बहुत बड़े बाजार में बदल चुकी हैं। सही बात है। तो इस पूरी कहानी की जड़ों तक जाने के लिए मुझे लगता है हमें उस इंसान के शुरुआती सफर को समझना होगा जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है। हाँ बिल्कुल। मतलब फैजल खान, जिन्हें आज पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती है, उनके शुरुआती जीवन के जो तथ्य स्रोत सामग्री में सामने आते हैं वे काफी संघर्षपूर्ण रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक आर्थिक रूप से कमजोर संयुक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। हाँ, और उनका सेना में जाने का सपना भी था। राइट। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें एक बहुत ही मामूली शारीरिक समस्या के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। इसके बाद 2014 के आसपास उनका पटना आना, खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना और साथ ही पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू करना। और एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य जो हमें मिला है वो ये है कि शुरुआत में एक स्थानीय कोचिंग में 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए उन्हें सिर्फ 150 रुपये मिलते थे। बाप रे, सिर्फ 150 रुपये? हाँ, और वो भी एक ऐसी सरकारी योजना से मिले लैपटॉप का इस्तेमाल करके जो उन्हें मुफ्त मिला था। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। जब कोई इंसान इतनी कम उम्र में इतना बड़ा झटका खाता है, जहां उसका सेना में जाने का सपना टूट जाता है, तो क्या यही वो विफलता है जो बाद में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की जिद में बदल जाती है? जैसे फिल्मों में होता ना कि नायक पहले हाफ में सब कुछ हार जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरे हाफ में अपना बाउंस बैक कर सके और साम्राज्य खड़ा कर सके। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन इस मामले में जो बात सबसे अलग है वो है उस दर्द और उस विफलता का छात्रों के साथ जुड़ जाना। अच्छा, कैसे? देखिए, देवरिया से लेकर पटना की उन छोटी कक्षाओं तक का जो संघर्ष है ना, उसने एक बहुत ही खास तरह की सहानुभूति या जिसे हम एम्पैथी कहते हैं उसे जन्म दिया। जो छात्र उनके सामने बैठे थे वे भी उसी बैकग्राउंड से थे। राइट, वो भी संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल, वे भी छोटे शहरों और गांवों से आए थे। उनके पास भी संसाधनों की कमी थी और वे भी किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी के जरिए अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते थे। हाँ, ये बात तो है। तो जब एक शिक्षक जिसने खुद 150 रुपए के लिए संघर्ष किया हो इन छात्रों के सामने खड़ा होता है तो वो उनके डर को, उनकी भाषा को बहुत अच्छे से समझता है। मतलब एक जमीनी जुड़ाव हो जाता है। एग्जैक्टली। यही वो जुड़ाव है जिसने उनके पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर ला दिया। ये महज एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, ये एक ही तरह के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष से गुजरने वाले दो वर्गों का, मतलब शिक्षक और छात्र का, एक दूसरे को पहचानने का मामला है। और मुझे लगता है यही जुड़ाव आगे चलकर एक बहुत बड़ी व्यावसायिक क्रांति में बदल गया। यहाँ से ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जो सफर 150 रुपये प्रति सेशन से शुरू हुआ था वो खान ग्लोबल स्टडीज यानी KGS जैसे एक विशाल साम्राज्य तक पहुंच गया। उनके पढ़ाने के तरीके पर गौर करें तो उन्होंने कोई भारी भरकम अकादमिक या किताबी भाषा नहीं चुनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपील ही वही है। हाँ, उन्होंने ठेठ स्थानीय बोली का इस्तेमाल किया, उसमें हास्य का तड़का लगाया और ऐसे उदाहरण दिए जो आम जिंदगी से जुड़े हों। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया वो था उनकी फीस का ढांचा। ओहो, वो तो बिल्कुल गेम चेंजर था। राइट।
जहां पारंपरिक यूपीएससी या अन्य सिविल सेवा कोचिंग की फीस 20,000 रुपए या उससे भी कहीं अधिक होती है, वहां जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के कोर्स मात्र 149 रुपए से शुरू किए गए। 149 रुपए मतलब एक पिज्जा से भी कम। वही तो, आज भी फाउंडेशन कोर्स 399 से 499 रुपए के बीच हैं। और फिर कोविड-19 महामारी आई, जब सब कुछ डिजिटल हुआ तो यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। अब अगर इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल सस्ती एयरलाइंस यानी बजट एयरलाइन मॉडल जैसा लगता है, जहां एक तरफ प्रीमियम एयरलाइंस हैं जो महंगा टिकट देती हैं, वहीं एक बजट एयरलाइन सुविधाओं को कम करके टिकट इतना सस्ता कर देती है कि हर कोई उड़ सके। सही उदाहरण है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सवाल ये है कि अगर 20,000 का कोर्स 400 रुपए में मिल रहा है, तो क्या इससे ये सवाल नहीं उठता कि गुणवत्ता या क्वालिटी के साथ कोई बड़ा समझौता किया जा रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन शिक्षा के इस डिजिटल मॉडल में अर्थशास्त्र का एक और नियम काम करता है, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। जब कोई शिक्षक एक फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसकी एक सीमा होती है, मतलब 100 या 200 बच्चों के बैठने की जगह, बिजली का खर्च, जगह का किराया, है ना? हाँ, वो तो फिक्स्ड खर्चे हैं। राइट। हर नए छात्र के जुड़ने पर लागत बढ़ती है, लेकिन जब इंटरनेट की ताकत बीच में आती है तो 1 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की जो अतिरिक्त लागत है वो लगभग 0 हो जाती है। ओहो, हाँ, सर्वर कॉस्ट के अलावा और कुछ खास नहीं। बिल्कुल, इसे ही वॉल्यूम गेम कहा जाता है। उन्होंने ये बहुत पहले पहचान लिया था कि असली बाजार वो छोटा सा अमीर वर्ग नहीं है जो 20,000 रुपए दे सकता है, बल्कि असली बाजार वे लाखों छात्र हैं जो 400 रुपए देने की क्षमता रखते हैं। क्या बात है। और क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, उनका मॉडल बहुत गहरी और जटिल एकेडमिक रिसर्च की तुलना में सुलभता और एंगेजमेंट पर ज्यादा काम करता है। मतलब बच्चों को जोड़े रखना। हाँ, जटिल विषयों को आम बोलचाल की भाषा में इस तरह समझाना कि वो एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन जैसा लगने लगे, यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। छात्रों ने इसलिए नहीं सुनते कि वो सबसे बड़े विद्वान हैं, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो बोरिंग विषयों को बहुत रोचक बना देते हैं। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। मतलब जब आप करोड़ों छात्रों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो फीस कम होने के बावजूद जो कुल कमाई होती है वो किसी भी पारंपरिक महंगे संस्थान से कई गुना अधिक होती है। एग्जैक्टली। लेकिन बाजार का एक कड़वा सच ये भी है कि जब भी कोई इतना सफल और लाभदायक मॉडल बनता है और कोई एक व्यक्ति बाजार पर एकाधिकार या मोनोपोली करने लगता है, तो चुनौती देने वाले भी सामने आते ही हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। बिल्कुल। और पटना के मुसल्लापुर हाट के कोचिंग इकोसिस्टम में बिल्कुल यही हुआ। यहाँ उमर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रमुख रोशन आनंद का उदय होता है। हाँ, और उनकी कहानी भी बहुत मिलती जुलती है। राइट। रोशन आनंद की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये बिल्कुल एक शीशे में देखने जैसा है। वो भी सहरसा जिले से आते हैं। उन्होंने भी अत्यधिक गरीबी और अभावों का सामना किया, पटना में सिविल सेवा की तैयारी की, और जब सफलता नहीं मिली तो पूरी तरह से टीचिंग में आ गए। बिल्कुल एक पैरेलल जर्नी है। हाँ, उन्होंने अपनी एकेडमी की पहचान दरोगा फैक्ट्री के रूप में बनाई, क्योंकि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं में उनके संस्थान से सफलता की दर बहुत ऊंची रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसा बड़ा देश, जहां करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहां एक ही जगह पर एक जैसे बैकग्राउंड वाले 2 लोग क्या शांति से अपना अपना काम नहीं कर सकते? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। वही। क्या ये सिर्फ छात्रों को खींचने की एक आम व्यावसायिक लड़ाई है, या मुसल्लापुर हाट का किंग बनने की कोई बहुत ही व्यक्तिगत जंग बन चुकी है? देखिए, इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अहम की लड़ाई मान लेना मुझे लगता है पूरी स्थिति को बहुत हल्के में लेना होगा। अच्छा, तो असल वजह क्या है? इसकी मूल वजह पूरी तरह से ढांचागत है, जनसांख्यिकीय है। भारत बड़ा जरूर है, लेकिन जब हम पटना के मुसल्लापुर हाट जैसे एक बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां संसाधन सीमित है। हाँ, जगह तो उतनी है। राइट। और दोनों ही संस्थान बिल्कुल एक ही टारगेट ऑडियंस के लिए लड़ रहे हैं। ये मजदूर वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का वो युवा है जो किसी भी तरह एक सरकारी नौकरी पाकर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलना चाहता है। मतलब दोनों का कस्टमर बेस एकदम सेम है। एग्जैक्टली। और जब हम दरोगा फैक्ट्री जैसे नाम की बात करते हैं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है।
बिहार और यूपी जैसे राज्यों में पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है। हाँ, वो एक भौकाल वाली बात होती है। बिल्कुल, ये सत्ता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। जब रोशन आनंद ने इस बहुत ही विशिष्ट और संवेदनशील निश पर अपनी पकड़ मजबूत की, तो उन्होंने सीधे तौर पर उस एकाधिकार को चुनौती दी जो खान सर ने स्थापित किया था। राइट। तो जब दो बहुत महत्वाकांक्षी ताकतें एक ही सीमित जनसमूह पर व्यावसायिक नियंत्रण की कोशिश करती हैं, तो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नहीं, बल्कि एक दूसरे को बाजार से बाहर करने की लड़ाई बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहां ये व्यावसायिक घर्षण, ये जो तनाव है, ये केवल क्लासरूम की दीवारों या डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहा। ये सीधे सड़कों पर आ गया और इसने एक बेहद हिंसक रूप ले लिया। हाँ, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। घटनाओं की टाइमलाइन को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि छात्रों के एडमिशन और मार्केटिंग के लिए जो पोस्टर लगाए जाते हैं, उन्हें लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से तनाव पनप रहा था। राइट। पोस्टर्स को लेकर विवाद तो वहां आम बात है। हाँ, फिर 2 जून का वो दिन आता है। ये वो तारीख है जब तनाव पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। खान सर के संस्थान के बाहर एक हिंसक झड़प होती है, और ये कोई आम हाथापाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां बाकायदा गोलियां चलती हैं और कई लोग घायल होते हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की मशीनरी हरकत में आती है। 3 जून को ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और फिर अगले ही दिन कहानी पलट जाती है। एकदम सही। 4 जून को एक और कदम उठाया जाता है और गोली चलाने के आरोप में खुद खान सर के सुरक्षा गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब दोनों तरफ से कार्रवाई होती है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 9 जून को पटना जिला न्यायालय से खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल जाती है। जी। फिर 20 जून और 13 जुलाई को नियमित जमानत और एफआईआर रद्द करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए सुनवाइयां निर्धारित होती हैं। राइट। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जब इन आरोपों की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है, हत्या का प्रयास, दंगा फैलाना, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी शिक्षा संस्थान की बात कर रहे हैं या किसी माफिया की जमीनी लड़ाई की। एक टीचर को हथियारों से लैस गार्ड्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब उस बदलाव में छिपा है जहां शिक्षा एक सेवा से पूरी तरह एक उद्योग और फिर एक साम्राज्य में बदल गई है। मतलब पूरा कमर्शलाइजेशन। डोमेन में तथ्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ स्रोत सामग्री के आधार पर बात कर रहे हैं। राइट। तो हम देखते हैं कि पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज किए हैं। मतलब एक तरफ रोशन आनंद को नामजद किया गया है, तो दूसरी तरफ खान सर की सुरक्षा टीम के लोगों को गोलियां चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मतलब दोनों ही पक्ष फंसे हुए हैं। बिल्कुल। कानून की नजर में यहाँ कोई एक पक्ष पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। दोनों ही पक्षों पर बहुत गंभीर आपराधिक आरोप है। और जब आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास जैसी धाराएं एक शिक्षक या उनके संस्थान से जुड़ती हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य का प्रशासन अब इसे शिक्षा के क्षेत्र का कोई मामूली विवाद नहीं मानता। ये तो एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया है। एग्जैक्टली। ये गंभीर कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये दर्शाता है कि बाजार पर कब्जा करने की होड़ इतनी उग्र हो चुकी है कि वहां बाहुबल और हथियारों का इस्तेमाल एक सामान्य बात लगने लगी है। जो कि बहुत डरावना है ना? ये किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि ये उस पूरी व्यवस्था की विफलता को दिखाता है जहां सिर्फ बौद्धिक विकास होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है जो इस पूरे मुसल्लापुर हाट के कोचिंग इकोसिस्टम को चला रही है। इस एक हिंसक घटना से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम पूरे उद्योग के काम करने के तरीके को देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि इस इलाके में शिक्षा अब किसी भी रूप में कोई सार्वजनिक सेवा या परोपकार नहीं रह गई है। हाँ, वो भ्रम तो टूट चुका है। बिल्कुल। ये एक गलाकाट बहुत ही ज्यादा कमर्शियल उद्योग है और इस उद्योग की अपनी एक अलग मुद्रा है, अपना एक अलग पैसा है, जिसे मार्केटिंग कैपिटल कहा जाता है। ये शब्द बहुत सटीक है, मार्केटिंग कैपिटल। राइट। ये मार्केटिंग कैपिटल कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट्स आते हैं, टॉपर्स की तस्वीरों के लिए एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोचिंग संस्थान ये दावा करने की होड़ में लग जाता है कि सफल छात्र उसी के यहाँ से पढ़ा है। हाँ, हमने देखा है कैसे एक ही टॉपर की फोटो 4 अलग-अलग बैनर्स पर होती है। वही तो। एक छात्र का एडमिशन संस्थान के लिए सिर्फ एक फीस भरने की प्रक्रिया नहीं है। वो छात्र उनके लिए एक जीता जागता विज्ञापन है। अगर वो सफल होता है तो उसका चेहरा पोस्टरों पर छपता है और वो पोस्टर हजारों नए छात्रों को संस्थान में खींच लाता है। एक पूरा लूप बन जाता है। बिल्कुल।
ये एक ऐसा चक्र है जहां छात्र महज एक प्रचार का साधन बनकर रह जाता है। और इसी मार्केटिंग कैपिटल और इस आक्रामक प्रचार के तरीके को लेकर समाज में दो बहुत ही अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। अगर हम खान सर के मॉडल के समर्थकों की बात करें तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे कैसे देखते हैं? वे उनके लो कॉस्ट मॉडल को एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति मानते हैं। उनका तर्क है कि खान सर ने जो लाइब्रेरी का नेटवर्क स्थापित किया है या वे अस्पताल बनाने जैसी जो परोपकारी गतिविधियां कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से समाज सेवा है। मतलब एक रॉबिन हुड वाली छवि है। एग्जैक्टली। उस कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्ग के लिए जो महंगी शिक्षा का खर्च उठा ही नहीं सकता, वो एक मसीहा की तरह है। समर्थक इसे शिक्षा के सच्चे लोकतंत्रीकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन जो आलोचक हैं और जो इस उद्योग को नजदीक से समझते हैं, वे एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। वे इस पूरे परोपकार और सस्ते मॉडल को एक सोची समझी रणनीति और बहुत ही आक्रामक ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा मानते हैं। उनका क्या तर्क है इसके पीछे? आलोचक ये भी याद दिलाते हैं कि ये विवाद कोई इकलौती घटना नहीं है। अतीत में भी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और तब भी छात्रों को भड़काने के आरोप लगे थे। हाँ, वो मामला भी काफी तूल पकड़ा था। राइट। उनका मानना है कि सस्ती शिक्षा का जो आवरण है वो असल में लाखों छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने और फिर उस भीड़ का उपयोग अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए किया जा रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आज के इस डिजिटल और अति प्रतिस्पर्धी युग में, जहां हर चीज के वायरल होने की होड़ है, शिक्षा और आक्रामक मार्केटिंग को सच में दो अलग-अलग चीजें माना जा सकता है? ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। हकीकत यह है कि आज के दौर में शिक्षा, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और यहाँ तक के एक पंथ या जिसे हम कल्ट कहते हैं, उसे बनाने की प्रक्रिया आपस में इतनी गहराई से उलझ चुकी है कि इन्हें अलग करना लगभग असंभव है। मतलब सब कुछ मिक्स हो गया है। हाँ, जब आप 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हैं तो आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं रह जाते, आप एक इन्फ्लुएंसर, एक सेलिब्रिटी और एक बहुत बड़े ब्रांड बन जाते हैं। ये बात तो है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन सब विवादों, कानूनी मामलों, आरोपों और सड़क पर चलने वाली गोलियों के बावजूद एक ढांचागत सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो सच्चाई ये है कि इस अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल ने भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। जो लकीर अब खींच दी गई है ना, उसने बाजार के नियमों को जड़ से बदल दिया है। मतलब कोई पीछे नहीं जा सकता अब? बिल्कुल नहीं। अब आने वाले किसी भी नए कोचिंग संस्थान के लिए उस 20,000 या 50,000 के पारंपरिक महंगे मॉडल पर टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें इसी कम कीमत और बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच वाले मॉडल के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनानी होगी। वाह! और शायद यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे विचारणीय पहलू भी है। एक ऐसा सफर जो एक सरकारी योजना के लैपटॉप और 150 रुपए की दिहाड़ी से शुरू होता है, जो अपनी ठेठ बोली और जमीनी जुड़ाव के दम पर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले एक ऐसे डिजिटल और भौतिक साम्राज्य में बदल जाता है जिसकी गूंज पूरे देश में है। हाँ, एक अभूतपूर्व सफर है ये। और फिर उसी की तर्ज पर उसी डेमोग्राफिक को लक्ष्य करते हुए एक दरोगा फैक्ट्री के रूप में एक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति का उदय होता है। एक ही बाजार, एक ही लक्ष्य और एक ही जैसी महत्वाकांक्षा, जो टकराव का कारण बनती है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी एक थ्रिलर से कम नहीं लगती है, जहां पोस्टरों और छात्रों को खींचने की होड़ अंततः सड़कों पर आ जाती हैं, गोलियां चलती हैं, आर्म्स एक्ट लगता है और मामला न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ पटना के एक मोहल्ले की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समय की उस हताशा, उस बेरोजगारी और उस बेतहाशा दबाव की कहानी है, जहां एक अदद सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा देते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये वो जगह है जहां युवाओं की उम्मीदें और उनके जो हताशा है वो एक बहुत ही मुनाफेदार बाजार का कच्चा माल बन चुकी है। मतलब जिस शिद्दत से छात्र उस नौकरी को चाहते हैं, उसी शिद्दत से ये संस्थान उन छात्रों को चाहते हैं। इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमने बाजार की बात की, अर्थशास्त्र की बात की, प्रतिद्वंदिता की बात की, लेकिन जरा उस छात्र के मनोविज्ञान के बारे में सोचिए जो इस पूरी व्यवस्था के बिल्कुल बीच में खड़ा है। हाँ, उसका क्या असर हो रहा होगा उस पर? वही, जब शिक्षा को पूरी तरह से एक बाजार की वस्तु,
या कमोडिटी बना दिया जाता है। और जब शिक्षकों को एक सामान्य इंसान से उठाकर सेलिब्रिटी या एक गॉड फिगर यानी भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, तो उस दिन का क्या होगा? उस दिन का क्या होगा जब ये लाखों छात्र जो अपने शिक्षकों को मसीहा मानते हैं, अचानक यह महसूस करेंगे कि वे किसी पवित्र ज्ञान के मंदिर में नहीं बैठे हैं। जब उन्हें यह समझ आएगा कि वे महज एक बहुत बड़े हिंसक कॉरपोरेट युद्ध के छोटे छोटे प्यादे हैं, जिनकी सफलता सिर्फ एक पोस्टर पर छापने के काम आनी है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या पोस्टरों, बाउंसरों, गोलियों और आर्म्स एक्ट के इस आक्रामक और डरामे माहौल का असर उन युवाओं की मानसिकता पर नहीं पड़ेगा जो एक ईमानदार अधिकारी बनने का सपना लेकर इन संस्थानों में आते हैं? जब ज्ञान बांटने वाले ही आपस में जमीन और बाजार के लिए हिंसक लड़ाई लड़ रहे हों, तो उन पर आंख मूंद कर विश्वास करने वालों का भविष्य और उनका नैतिक ढांचा किस दिशा में जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था की नींव पर चोट करता है, और जो लोग सुन रहे हैं, हम सभी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।